नमस्कार, अपना उत्तराखंड देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं निशा रौतेला। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। देहरादून में वीर बाल दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने संबोधित किया है। क्या कुछ कहा है, चलिए आपको सुनवाते हैं। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 2 दिवसीय नैनीताल दौरे के दौरान मॉर्निंग वॉक कर शीतकालीन यात्रा और नववर्ष को देखते हुए पर्यटन व्यवस्थाओं की समीक्षा की है। इस दौरान पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ यातायात प्रबंधन, पार्किंग व्यवस्था और भीड़ की स्थिति में वैकल्पिक रूट प्लान पर चर्चा की गई है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को पर्यटकों की सुविधा सर्वोच्च प्राथमिकता में रखने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने स्थानीय लोगों से जन कल्याणकारी योजनाओं पर फीडबैक लिया और पर्यटकों से बातचीत कर व्यवस्थाओं की जानकारी ली। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि हर पर्यटक देवभूमि से सुखद अनुभव लेकर लौटे, यही सरकार का लक्ष्य है। तो सीएम धामी ने नैनीताल में पर्यटन व्यवस्थाओं की समीक्षा की है। शीतकालीन यात्रा और नववर्ष को लेकर प्रशासन से सतर्क रहने को कहा गया है। पार्किंग और ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए भी निर्देश दिए गए हैं। भीड़ बढ़ने पर वैकल्पिक रूट प्लान तैयार करने का भी आदेश दिया गया है। मुख्यमंत्री ने स्थानीय लोगों से योजनाओं का फीडबैक भी लिया है। चलिए अब सीधा आपको देहरादून लिए चलते हैं, जहां पर वीर बाल दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में सीएम पुष्कर सिंह धामी क्या कुछ कह रहे हैं, आपको सुनवाते हैं। हम सभी जानते हैं 10वें गुरु गोविंद सिंह साहब के साहबजादों का जीवन त्याग, शौर्य, धर्म रक्षा और देशभक्ति का जीवंत उदाहरण है। ऐसे जब हम दूर से सोचते होंगे या कभी विचारते होंगे, लेकिन अगर हम बहुत गहराई में जाएंगे तो तब हमको एहसास होगा, ये महसूस होगा कि कितनी चुनौतियां और कितनी कठिनाई होती। जब 9 साल के बच्चे को, 6 साल के बच्चे को जिंदा दीवार में चुन दिया गया, ईंट गारे पत्थर रख दिए गए, लेकिन उनके मुंह से आह भी नहीं निकली। वीर बाल दिवस हमें उन महान बाल वीरों का स्मरण कराता है जिन्होंने भारत की स्वाभिमान की रक्षा के लिए हंसते हंसते अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। और उनका ये बलिदान न केवल भारतीय इतिहास बल्कि संपूर्ण विश्व इतिहास में भी वीरता और साहस की जब भी बात होगी, पराक्रम की बात होगी, धैर्य की बात होगी, जान की बाजी लगाने की बात होगी, तो ये उसका सर्वश्रेष्ठ उदाहरण होगा। इतिहास कहीं भी ऐसा साहस, ऐसी दृढ़ता और ऐसा धर्मनिष्ठ त्याग कहीं और देखने को नहीं मिलता। यदि हम वीर साहबजादों के जीवन पर दृष्टि डालें तो बाबा अजीत सिंह, बाबा जुझार सिंह, जिनकी आयु 17 वर्ष और 15 वर्ष, उन्होंने चमकौर के युद्ध में असाधारण शौर्य का परिचय देते हुए वीर गति प्राप्त की। वहीं दूसरी ओर बाबा जोरावर सिंह और बाबा फतेह सिंह, जिनकी आयु केवल 9 वर्ष और 6 वर्ष थी, और उस समय सरहिंद के नवाब नजीर खान की अमानवीय जो ये यातनाएं थी, तमाम प्रकार की क्रूरताएं थी, अत्याचार था, उसके सामने उन्होंने समर्पण नहीं किया, हार नहीं मानी। और 26 दिसंबर 1705 को उन्हें जिंदा दीवार में चिनवा दिया गया था, लेकिन उन्होंने, नन्हे वीरों ने धर्म परिवर्तन स्वीकार करने के बजाय मृत्यु को स्वीकार किया।
और उनके बलिदान और अदम्य साहस पर ठीक ही कहा गया है कि निहाम बिच चुन चुन के ईटा रखियाम पर साहबजादे डिगे नहीं, झुके नहीं। अर्थात न्यू में एक एक करके ईंटें चुनी गई, लेकिन साहबजादे न तो डिगे न ही झुके और जोर से चिल्लाने लगे कि घरो ईंटें, रखो गारा, चुनो दीवारें। इस प्रकार से उन्होंने उद्घोष किया। भाइयों बहनों, इन वीर साहबजादों ने ये सिद्ध करा कि स्वधर्म, राष्ट्रीय स्वाभिमान की रक्षा के लिए उम्र की कोई सीमा नहीं होती है। उम्र कभी आड़ी आने आती है। जब संस्कार हो, जब देश के लिए कुछ करना हो, धर्म की शिक्षा दी गई हो, संस्कार सिखाए गए हों। इतिहास में ऐसा उदाहरण दुर्लभ है जहां बाल्यावस्था में ही अत्याचार के विरुद्ध खड़े होकर कोई अपने प्राणों की आहुति दे दे। क्या उम्र होती 6 वर्ष की। मेरा दृढ़ विश्वास है गुरु गोविंद सिंह जी और उनके परिवार के द्वारा सनातन धर्म और मानवता की रक्षा के लिए दिए गए इस अमर बलिदान को केवल हम ही नहीं, हमारी आने वाली पीढ़ियां भी कभी भुला नहीं सकती। भाइयों बहनों, आज जब हम साहबजादों के अद्वितीय बलिदान का स्मरण कर रहे हैं, उनको नमन कर रहे हैं, उनको याद कर रहे हैं, तो ये आवश्यक है हम उन शक्तियों को भी पहचानें जिन्होंने वर्षों तक सिख समाज के इतिहास, सम्मान और भावनाओं को आहत किया है। दुर्भाग्य से ऐसा इतिहास कुछ पार्टियों का रहा है जिन्होंने सिख समाज के साथ हमेशा अनादर, अन्याय और उपेक्षा भरा रहा है। और चूंकि मैं ऐसे स्थान पर पला बड़ा जहां पर बहुत बड़ी संख्या में सिख समाज निवास करता है, और बचपन से मुझे उन सभी गुरु घरों में जाने का भी अवसर मिला, अनेक नगर कीर्तनों में शामिल होने का अवसर भी मिला, अनेक सेवा के कार्य भी मैंने नानक माता गुरुद्वारा साहब में अनेक वर्षों से, बचपन से मैं जितना संभव था करता आया। तो इसलिए जब मैं देखता हूं, उस समय बहुत छोटी आयु हमारी थी, कौन भूल सकता है 1984 के उन सिख विरोधी दंगों को, जहां निर्दोष सिखों को जिंदा जला दिया गया, गुरु घरों को अपवित्र किया गया, माताओं बहनों के साथ जिस प्रकार की करतूतें की गई, उसका दंश आज भी सिख समाज झेल रहा है। और उस समय के दोषी लोगों ने न तो उस पाप के लिए कहीं पर माफी मांगी, कहीं सच्चे मन से उसको स्वीकार भी नहीं किया, न ही दोषियों को कभी सजा दिलाने की कोशिश की। क्योंकि आज ये पवित्र गुरु घर है और मुझे लगता है कि जब इतना महान वीरता का इतिहास, जब हम गुरु गोविंद सिंह जी का, उनके साहबजादों का, उनका स्मरण कर रहे हैं, तो यह भी हमारे स्मरण में आता है। इतना ही नहीं भाइयों बहनों, आज भी इनके डीएनए में जो सिख विरोधी सोच है वो आज भी समाप्त नहीं हुई है। पिछले दिनों आप सब लोगों ने देखा होगा, एक नेता, एक पार्टी के, उन्होंने भरी सभा में जिस प्रकार से एक सिख समुदाय के हमारे एक व्यक्ति को जिस प्रकार से अपमानजनक टिप्पणी करी, उससे पूरे देश के अंदर सिख समाज आहत हुआ, आक्रोशित हुआ। मुझे भी पूछा गया तो मैंने यही कहा कि किसी को भी कोई भी इजाजत नहीं देता किसी को भी धर्म के नाम पर नीचा दिखाया जाए, किसी को समुदाय के नाम से नीचा दिखाया जाए। ये कोई पहली घटना नहीं है, बल्कि ये वही लोग हैं जो मंचों पर तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, सिखों की वीरता का गुणगान करते हैं, लेकिन जब भी इनको अवसर मिलता है उनकी आस्था, भाषा, स्वाभिमान पर प्रहार करने से कभी नहीं चूकते हैं। यही कारण है कि आज हमारा सिख समाज भी पूछ रहा है, क्या ये वही लोग हैं, क्या ये वही हैं, या क्या इनके लिए यही सिखों का सम्मान है। भाइयों बहनों, जिस पार्टी ने गुरु गोविंद सिंह जी के साहबजादों के बलिदान को इतिहास की किताबों से गायब रखा और
और जब से वीर बाल दिवस प्रधानमंत्री जी ने घोषित किया तो मेरे मन में एक प्रश्न आता था हमेशा कि ये इतने सालों तक इतिहास से इसको अलग क्यों रखा गया, इतिहास के पन्नों में पढ़ाया क्यों नहीं गया। क्या ये सामान्य बात है कि छोटे भाई बड़े भाई दोनों एक साथ दीवारों में चुने जा रहे हों, 15 साल की आयु में, 13 साल की आयु में, 9 साल की आयु में, 6 साल की आयु में। वो इतना वीरता, इतना शौर्य, इतना पराक्रम केवल धर्म की रक्षा के लिए कर रहे थे। और इन्होंने हमारी जो आने वाली पीढ़ियां हैं उन पीढ़ियों को भी अपने वीरों से अनजान रखने का काम किया। तो उन लोगों को हम भी कैसे भूल सकते हैं। मुझे लगता है कि हमें भी नहीं भूलना चाहिए, वो ये स्मरण में रहना चाहिए। क्यों नीरज भाई, सही कह रहा हूं सेक्रेटरी साहब। पर आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश में पहली बार वीर साहबजादों को उनका जो वास्तविक सम्मान था, वास्तविक इतिहास था, जो लोगों को पढ़ाया जाना चाहिए था, उसकी एक शुरुआत हुई है। और 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस घोषित करके पूरे राष्ट्र को सिखों के गौरवशाली इतिहास से जोड़ने का काम हुआ है। यही फर्क है, जहां कुछ लोगों ने इतिहास को दबाया वहीं। तो राजधानी देहरादून से सीएम पुष्कर सिंह धामी को सुन रहे थे आप। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, फौरन हाजिर होते हैं। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो आपकी सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाए। सिर्फ 655 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। जॉइंट पेन के लिए डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के अमेजिंग रिजल्ट सबको पता है, पर क्या आपको पता है कि पुराने और ज्यादा बिगड़े दर्द के लिए डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स को भी रेगुलर यूज करना चाहिए। ये कोई टेम्पररी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। प्राचीन तमिल साहित्य में जीवंत त्रिपुरारी की नगरी काशी में संस्कृति का अद्भुत समागम। एक आत्मा, एक विचार, एक संस्कार, केवल प्रकटीकरण दो। पहला ज्ञान की राजधानी, दूसरा संस्कृति और कला का गढ़, और दोनों के मिलन का नाम है काशी तमिल संगमम। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में काशी के नमो घाट से प्रारंभ हुए काशी तमिल संगमम के वर्ष 2025 के संस्करण का शुभारंभ माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने किया। सांस्कृतिक समागम की सतत प्रक्रिया तमिल करकलाम के जरिए हो रही है और प्रगाढ़। काशी तमिल संगमम भारत की सांस्कृतिक, शैक्षिक, आर्थिक और आध्यात्मिक साझेदारी को सशक्त करते हुए एक भारत श्रेष्ठ भारत के संकल्प को साकार कर रहा है। और चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हरिद्वार और देहरादून में पूर्व विधायक सुरेश राठौर और एक्ट्रेस उर्मिला सनावर के खिलाफ मुकदमे दर्ज हुए हैं। अंकिता भंडारी केस से जुड़े कथित ऑडियो वीडियो वायरल होने पर राजनीतिक हलचल बढ़ गई है। बहादुराबाद थाने में रविदास पीठ से जुड़े नेता धर्मेंद्र कुमार की शिकायत पर सोशल मीडिया पर भ्रामक और मानहानिकारक सामग्री प्रसारित करने का आरोप है। पुलिस जांच कर रही है। वहीं देहरादून के नेहरू कॉलोनी थाने में पूर्व जिला पंचायत सदस्य आरती गौड़ की शिकायत पर संवेदनशील मामले में अफवाह फैलाने, आपत्तिजनक भाषा और छवि धूमिल करने के आरोप लगे हैं। दोनों मामलों में जांच लगातार जारी है।
बिल्कुल देखिए, संगठन का काम है और संगठन इन सारी चीजों को करेगा। लेकिन कोई भी व्यक्ति जब बयान देता है या सोशल मीडिया पर किसी चीज को या किसी वक्तव्य को कहने का काम करता है, तो मुझे लगता है कि बहुत सोच समझ कर कहना चाहिए। किसी भी व्यक्ति के ऊपर आप जब आरोप लगाते हैं तो उन आरोपों को सिद्ध भी करना पड़ता है। आप आरोप लगाकर ऐसे मैदान छोड़ करके नहीं जा सकते। अगर आप आरोप सिद्ध नहीं कर सकते तो आपको आरोप लगाने का अधिकार भी नहीं है। आप ऐसे ही किसी के मान सम्मान को ठेस पहुंचा देंगे, समाज में उनकी प्रतिष्ठा को धूमिल करने का काम करेंगे, क्योंकि वो एक प्रतिष्ठित व्यक्ति है, हमारे सांसद है, प्रदेश अध्यक्ष है। तो इस तरीके के बयान आप सोशल मीडिया पर अगर देते हैं तो कहीं ना कहीं आपको समाज का और अपने जो वक्तव्य है उसके बारे में सोचना चाहिए और समझना भी चाहिए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वीर बाल दिवस के अवसर पर नैनीताल स्थित श्री गुरुद्वारा साहिब में मत्था टेका और साहिबजादे बाबा जोरावर सिंह जी और बाबा फतेह सिंह जी का भावपूर्ण श्रद्धांजलि उन्हें अर्पित की। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये दिन केवल स्मरण का नहीं बल्कि साहिबजादों के अद्वितीय बलिदान, साहस और धर्मनिष्ठा को आत्मसात करने का अवसर है। उन्होंने कहा कि बाल अवस्था में भी साहिबजादों ने अत्याचार के सामने जिस दृढ़ता और आस्था का परिचय दिया वो मानव इतिहास में अद्वितीय है और समाज को धर्म, सत्य और राष्ट्र की रक्षा के लिए प्रेरणा देता है। देहरादून में फवारा चौक से बालवीर रोड स्थित बीजेपी प्रदेश कार्यालय की तरफ कूच कर रहे कांग्रेसी कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच नोकझोंक हो गई। आपको बता दें कि कांग्रेस कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे थे और पुलिस ने उन्हें आगे बढ़ने से रोका, जिस पर कार्यकर्ता नारेबाजी करने लगे और इस दौरान धक्का मुक्की और तीखी बहस हुई है। सुरेश राठौड़ और उर्मिला सनावर से जुड़े अंकिता हत्याकांड मामले को लेकर बयान सामने आया है। पार्टी ने स्पष्ट किया है कि जिन सुरेश राठौड़ का नाम इस मामले में लिया जा रहा है वे अब पार्टी में नहीं हैं और उन्हें पहले ही पार्टी से बाहर कर दिया जा चुका है। मामले में जिस न्यायालय ने दोषियों को सजा दे दी है, जबकि ये प्रकरण फिलहाल न्यायालय के विचाराधीन में है और पार्टी का कहना है कि न्यायालय अपना और चलिए अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। भारत रत्न महामना मदन मोहन मालवीय जी की 164वीं जयंती प्रेस क्लब हरिद्वार के सभागार में मनाई गई और कार्यक्रम का आयोजन महामना सेवा संस्थान के तत्वाधान में हुआ है। मुख्य अतिथि मुख्य विकास अधिकारी डॉक्टर ललित नारायण मिश्रा ने कहा कि हरिद्वार महामना मालवीय जी की कर्म भूमि रही है, जहां उनके अनेक शैक्षणिक, सामाजिक और आध्यात्मिक संस्थाओं की स्थापना की है। विचार गोष्ठी में उनके आदर्शों पर चलने का संकल्प लिया गया है और क्या कुछ कहा गया इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, आपको सुनवाते हैं। पंडित मदन मोहन मालवीय जी की जयंती थी और चूंकि हरिद्वार उनकी कर्म भूमि रही है, यहाँ से उनका विशेष लगाव रहा है। यहाँ पर उन्होंने शैक्षणिक संस्थाओं की स्थापना की, सामाजिक संस्थाओं की स्थापना की। तो इस संबंध में यहाँ पर आज विचार गोष्ठी थी। लोग काफी संख्या में लोगों ने भाग किया और महामना जी के संकल्पों पर, उनके आदर्शों पर चलने का उन्होंने प्रण लिया। आज मेरा ये सौभाग्य है कि हमारे इस कार्यक्रम में, जैसे कि मेरे अध्यक्ष जी ने बताया, महामना की 164वीं जयंती हम लोगों ने मनाई और आदरणीय श्री ललित मोहन मिश्रा जी सीडीओ जनपद हरिद्वार मुख्य अतिथि के रूप में आए। आदरणीय श्री रविदेव शास्त्री जी परमाध्यक्ष गरीबदासी आश्रम ने अध्यक्षता की। कार्यक्रम का संचालन श्री धर्मेंद्र चौहान जी ने किया और उसमें डॉक्टर संजय पालीवाल कांग्रेस के जुझारू नेता, उसके बाद आशुतोष शर्मा जी भाजपा के जिलाध्यक्ष, श्री गंगा सभा के सम्मानित अध्यक्ष नितिन गौतम जी और 2 संत, तीसरे जगदीश लाल पावा जी, डॉक्टर पद्म प्रसाद स्वेदी जी, मैं स्वयं, ये सब लोग मंच पर रहे। आपका धन्यवाद। मेरा नाम डॉक्टर पद्म प्रसाद स्वेदी, अध्यक्ष महामना सेवा संस्थान।
ये हमारी संस्था है और हम लोग 164वां मालवीय जयंती मना रहे हैं और आज वह हमारे मुख्य अतिथि श्री ललित नारायण मिश्र जी, मुख्य विकास अधिकारी हरिद्वार के सानिध्य में ये कार्यक्रम बहुत संपन्न हुआ। बहुत से लोग आए और हमारे महामंत्री जी डॉक्टर रमेश चंद्र शर्मा जी और हमारे संयुक्त मंत्री श्री धर्मेंद्र चौहान जी सहित हमारी पूरी टीम यहाँ आई हुई थी। इसमें हम लोग प्रतिवर्ष जो कार्यक्रम करते हैं उसमें साल भर हम लोगों ने जो भी कार्यक्रम किया है उसका विस्तृत विवरण हम लोग यहाँ देते हैं। जोशीमठ में नशे के बढ़ते कारोबार के विरोध में स्थानीय लोगों के आह्वान पर जोशीमठ बाजार पूरी तरह बंद रहा। बंद को व्यापार संघ का भी समर्थन मिला, जिसके चलते ज्यादातर दुकानें और प्रतिष्ठान नहीं खुले। स्थानीय नागरिकों और व्यापारियों में नशे को लेकर गहरा आक्रोश देखने को मिला। लोगों का कहना है कि नशे के कारण युवाओं का भविष्य बर्बाद हो रहा है और प्रशासन को सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। गांधी मैदान से थाना जोशीमठ तक नशे के विरोध में जुलूस निकाला गया, जिसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। और अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। सहारनपुर के थाना देवबंद पुलिस ने गौकशी की वारदात को अंजाम देने जा रहे 2 गौकशों को मुठभेड़ के बाद घायल अवस्था में गिरफ्तार किया है। गांव झबरीन के पास रेलवे लाइन पुलिस पर चेकिंग के दौरान बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग की और पुलिस की जवाबी कार्रवाई में दोनों बदमाशों के पैरों में गोली लगी है। आरोपियों के कब्जे से 2 तमंचे, बोर्ड, जिंदा कारतूस, खोखा कारतूस, एक मोटरसाइकिल और गौकशी के उपकरण बरामद हुए हैं। दोनों के खिलाफ पहले से कई संगीन मुकदमे दर्ज हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। थाना देवबंद क्षेत्र में ग्राम झबीरन और रहमतनगर के बीच रेलवे लाइन के निकट पुलिस संदिग्ध व्यक्ति और वाहनों की चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान एक मोटरसाइकिल पर 2 सवार व्यक्ति आए और पुलिस ने उन्हें रोकने का प्रयास किया, किंतु रुकने के बजाय उन्होंने फायरिंग कर दी और पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई में फायरिंग की और ये दोनों बदमाशों को गोली लगी और घायल हो गए। और ऋषिकेश में वन भूमि पर हुए अतिक्रमण की जांच के लिए विभिन्न रेंज की टीमों ने निरीक्षण किया है। इस दौरान ऋषिकेश रेंज कार्यालय के मुख्य वन संरक्षक गढ़वाल डॉक्टर धीरज पांडे समेत अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने वन कर्मियों के साथ बैठक की है। बैठक में अतिक्रमण के सर्वे और जांच प्रक्रिया को लेकर जरूरी दिशा निर्देश दिए गए हैं। अधिकारियों ने स्पष्ट कहा कि ये कार्रवाई हाईकोर्ट के आदेशों के अनुपालन में शासन द्वारा गठित 4 सदस्य समिति के माध्यम से की जा रही है। सर्वे के आधार पर आगे की कार्रवाई तय की जाएगी। और रुड़की में देर रात एक सब्जी की दुकान में अचानक से आग लग गई। आग लगने की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाया गया। हालांकि तब तक दुकान में रखा अधिकांश सामान जलकर पूरी तरीके से राख हो चुका था। राहत की बात यह रही कि समय रहते आग को बुझा लिया गया, जिससे आग आसपास की अन्य दुकानों तक नहीं फैल सकी। और मेरे साथ अपना उत्तराखंड में बस इतना ही। देश में की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए FM न्यूज।